हेलो डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, बड़े मजे से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपैरिजन ऑफ कोलंबस लॉ विद ग्रेविटेशनल लॉ। हमें यहां पे कोलंबस लॉ को ग्रेविटेशनल लॉ के साथ कंपेयर करना है। हमने ग्रेविटेशनल लॉ को इससे पहले पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, थोड़ा सा कंसेप्ट हमने 9th में भी इसको पढ़ा है। लेकिन चलिए इसको हम कोलंबस लॉ के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि ये दोनों लॉ आपस में किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से सेम है, और किस जगह पे ये सेम है और किस जगह पे ये डिफरेंट है। यहां पे पहला पॉइंट जो बता रहा है, दैट इज बोथ द कोलंबस लॉ, जो हमारे पास कोलंबस लॉ है, एंड न्यूटन्स लॉज जो है, आर इन इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात आ गई, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि जो हमारे पास ये दोनों लॉज हैं, ये फोर्स के साथ रिलेटेड है, लेकिन एक में मास को हमने कंपेयर किया है और दूसरे लॉ में हमने चार्ज को लिया है। देखिए, दोनों में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आर स्क्वायर है, इसलिए यहां पे इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है, क्योंकि बोथ जो लॉज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। चाहे वो दो मासेस हैं, चाहे वो दो हमारे पास चार्जेस होंगे। अगर दो चार्जेस है तो इनवर्सली वो जो फोर्स उनके दरमियान होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव होगा चाहे वो रिपल्सिव होगा। अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस उनके दरमियान होता है वो फोर्स उस डिस्टेंस के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिमेंबर इट। तो ये हमारा कोलंबस लॉ के बारे में मैंने बताया आपको। और उसके बाद अगर हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहां पे भी हमारे को आर स्क्वायर नीचे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो मासेस होंगे और हमारे पास एक का जो मास होगा दैट इज m1 और दूसरे का मास होगा m2। इससे पहले चार्ज के बारे में मैंने बताया, यहां पे q1 q2 था, दोनों का चार्ज, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास है दो मासेस के दरमियान, वो हमारे पास r है। तो इनके दरमियान जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर को। इसीलिए यहां पे कहा गया है दैट इज बोथ द लॉज आर इनवर्स स्क्वायर लॉज। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि आप बताइए जो हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ है क्या वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है या नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये दोनों जो लॉज है ये इनवर्स स्क्वायर लॉज है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए, इसके बाद जो पॉइंट बता रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो बॉडीज के दरमियान, दो मासेस के दरमियान, वो उतना मजबूत नहीं होता है जितना मजबूत या जितना कंसंट्रेशन में ज्यादा कौन दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो दो चार्जेस के दरमियान, वो हमारे पास ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उतना नहीं होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो मुझे बताइए दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, ये दोनों तो इनके दरमियान मास भी है। अगर इसको देखेंगे तो इसका मास भी m है और इसका मास भी m होगा, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज 9.11 इंटू 10⁻³ kg। आई होप ये बात आपको याद होगी। और चलिए यहां पे देखते हैं, अगर हम मासेस को कंसीडर करेंगे तो यहां पे हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो हमारे पास होंगे वो तो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कहां से होगा? तो एज पर अगर चार्ज की बात करेंगे तो ये तो रिपल करेंगे। लेकिन बेटा अगर हम न्यूटन्स लॉज को यहां पे अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो अगर हम चार्ज की बात करेंगे कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा जिसको हम रिपल्सिव फोर्स कहेंगे। ये दोनों आपस में रिपल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। इसीलिए बताया गया है यहां पे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इनके दरमियान उतना ज्यादा नहीं होगा, यानी वो अट्रैक्टिव फोर्स इनके दरमियान उतना नहीं होगा जितना इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगा एज पर चार्जेस आर कंसर्न। अगर हमने चार्जेस को कंसर्न लिया, यानी चार्जेस के बारे में ले लिया, तो चार्जेस को माना, तो उस वक्त हमारे पास इसके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसको हम लोग रिपल्सिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन इनके दरमियान अगर मासेस को कंसीडर हमने किया तो ये दो मासेस, दोनों के मास हमारे पास है, तो दो मासेस है। तो अगर ये दो मासेस है तो इसके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो कंफर्म इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, लेकिन वो कितना होगा? वो बहुत ज्यादा कम होगा।
इसीलिए यहां पे बताया गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना ज्यादा होता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए। 10⁻39 है तो इसका मतलब है हमारे पास 1 और उसके बाद कितने जीरोज आ जाएंगे, 39 जीरोज आ जाएंगे। उसके बाद हमारे को मल्टीपल होगा Fg, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत ही ज्यादा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग 10⁻39 से मल्टीपल करेंगे तब जाके वो किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो या तो हम दूसरे तरीके से बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कितना कम होगा, कितना होगा, तो वो होगा इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको अगर हम 10⁻39 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1 और इसके बाद कितने जीरोज होंगे, तो वो आपको यहां पे देखना है कि वो कितने जीरोज होंगे। वो 1 और उसके बाद होंगे 39 जीरोज। खुद आप अंदाजा लगाइए इतने जीरोज। तो वो डिवाइड अगर हम करेंगे इतने, हमारे पास इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 10⁻39 से डिवाइड करेंगे, तो वहां कितना रहेगा, वो तो बहुत कम रहेगा ना। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, कल को आपको कोई पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है या हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो आपको क्या बताना होगा वहां पे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई वो मैंने क्या बताया कि हमारे पास ये दोनों जो लॉज होते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉज होते हैं। और याद रखना जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांगर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो चलिए ये बात तो आपको समझ आई होगी। तो कितना ज्यादा होता है 10⁻39 टाइम्स हमारे पास अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो वही होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो तो हमारे पास होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है या तो रिपल्सिव इन नेचर होता है। या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। सपोज हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उसके बाद एक प्रोटॉन ले लेंगे, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि आपको पता है जो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया था वो हमारे पास क्या था, वो चार्ज जो उनका था वो 1.6 × 10⁻19 था। देखो मैं क्लियर बताना चाहता हूं आपको कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। बट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। देखिए ये हमारे पास हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा चलिए और एक बात कहूंगा यहां पे, जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज जी। दिस जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब है ये हर मीडियम में सेम ही होता है, लेकिन जो एक के होता है जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ये हमारे पास जो होता है इसको हम लोग 1/4πε0 से लिखते हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास, अब देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था 1/4πε0 जो होता है दैट इज नोन एज परमिटिविटी। आगे हम परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये परमिटिविटी क्या होता है, क्योंकि ये चीज पता होना चाहिए। तो ये हमने किसके बराबर लिया है यहाँ पे, के के बराबर। तो के जो है दैट डिपेंड्स अपॉन हमारे पास ε0 जो है हमारी परमिटिविटी जो होती है फ्री स्पेस की, ये तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये तो कांस्टेंट है। बट रिमेंबर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये डिफरेंट मीडियाज में डिफरेंट होता है। लेकिन हमारे पास जो अगर हम दो बॉडीज को, दो मासेस को हम लोग किस में ले लेंगे, अलग अलग मीडियम में ले लेंगे, तो वहां पे बेटा क्या होगा, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेम होगा। क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तो वहां पे जी जो है ना, जी वो हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसीलिए तो उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, तो हमने यहां पे याद रखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, रिपल्सिव इन नेचर होता है, लेकिन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स, देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये डिपेंड कर रहा है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो मैंने पहले ही आपको बताई कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर ऑफ द मीडियम पे, कि मीडियम कैसा है, क्या एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, कौन सा मीडियम है बिटवीन द चार्जेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम हमारे पास है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। रिमेंबर मैं बार बार आपको बता रहा हूं यह मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा हुआ है। कोलंबस फोर्स जो हमारे पास है ना, और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इन्हीं दो के बारे में तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और यहां पे सिमिलरिटीज क्या है। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। देखो ये सेंट्रल फोर्सेस है, देख लीजिए, यानी फ्रॉम सेंटर टू सेंटर देख लीजिए, ये फ्रॉम एक लाइन जो हमने कनेक्ट की है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो उस लाइन के अलोंग ये फोर्सेस होते हैं। ये उधर इधर नहीं होते हैं बट अलोंग द लाइन होते हैं, जो मैंने इससे पहले भी आपको न्यूमेरिकल में बताया था। ये सेंटर टू सेंटर होते हैं, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। जो हमारे पास जो कोलंबस लॉ है ये सिमेट्रिकल इन नेचर है।
द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देखो ये जो हमारे पास फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होगा ना, Q1 और Q2 के दरमियान, लोकेटेड एट द डिस्टेंस r, अगर वो r की दूरी पे हमारे पास होंगे दो चार्जेस, इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में, मे बी एक्सप्रेस्ड, अगर हमने मीडियम की बात की यानी किसी दूसरे मीडियम की बात की, इंस्टीड ऑफ, अगर मैंने कौन सा मीडियम नहीं ले लिया यानी वैक्यूम नहीं ले लिया, तब हमारे पास फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स मीडियम हम लिखेंगे, क्योंकि हम मीडियम की बात करेंगे तब तो हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन आएगा, नॉट एप्सिलॉन 0 आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन 0 जो होता है वो तो हमारे पास वैक्यूम के लिए है, Q1 Q2 तो सेम ही होगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की, ये गिवन होती है, याद रखना ये गिवन होती है, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं उनकी अलग अलग एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, लेकिन एप्सिलॉन 0 जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो तो कांस्टेंट है। इसलिए अगर आप लोग देखोगे यहां पे जो हमने ऊपर भी यहां पे लिखा, यानी एफ वैक्यूम के बारे में, ये हमारे पास वैक्यूम के बारे में है, ये देखिए ये वैक्यूम का है। तो अगर कूलम्ब्स लॉ हमने दो मीडियम्स की बात की, एक तो मैंने वैक्यूम की बात की और एक तो मैंने मीडियम की बात की, तो देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, एफ वैक्यूम जो हमारे पास होगा वो होगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0, यहां पे एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। क्यों एप्सिलॉन 0 आ जाएगा? क्योंकि ये हमारे पास वैक्यूम के साथ रिलेटेड है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ ये ऐसे नहीं होता है कि मतलब हमने बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया था कूलम्ब्स लॉ कि वो सिंपली बता 1/4 पे एप्सिलॉन 0, वो तो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वैक्यूम की, लेकिन मीडियम की अगर बात होगी तो तब हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन होगा, नॉट एप्सिलॉन 0 होगा, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अब देखिए ये वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1/4 पे कैंसिल आउट होगा, तो यहां पे बचेगा क्या, यहां पे बचेगा ये जो एप्सिलॉन है ये ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है आप अगर इस चीज को हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास एक रेशियो है, किसके दरमियान, ये परमिटिविटीज के दरमियान रेशियो है, लेकिन एक परमिटिविटी मीडियम की है और दूसरी परमिटिविटी हमारे पास किसकी है, वैक्यूम की। अब देखिए यही चीज यहां पे बता रहा है, द रेशियो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जो है वो डिनोट हो रहा है एप्सिलॉन और से, इसको एप्सिलॉन और से डिनोट करते हैं। ये आर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, विच इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये याद रखना है आपको, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। अब बात को समझो, देखो एक बात है कि हम लोग किसी भी चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहां भी मीडियम जो हमारे पास परमिटिविटी है ना, एक तो वैक्यूम की है वो कांस्टेंट है, और दूसरा जो मीडियम का है वो मीडियम का डिफरेंट है, एक मीडियम दूसरा मीडियम तीसरा मीडियम, उनका अलग अलग परमिटिविटी है। इसीलिए उन परमिटिविटीज को अगर हमने वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ रिलेट किया ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये तो मीडियम का है ना रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए बेटा, विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम, यानी विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम यानी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय के, इसको के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल के से, कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, याद रखना इसको डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होता है, कांस्टेंट यानी इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है ऑफ द मीडियम। ये किसका है, मीडियम का। इट हैज नो यूनिट, व्हाई इट हैज नो, इसका यूनिट क्यों नहीं है? देखो अगर एप्सिलॉन का यूनिट हमने बताया था, इससे पहले भी क्या बताया था, जरा आप मुझे बताइए क्या बताया था। देखो आपको मैंने बताया था जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है वो कूलम्ब्स लॉ किसके बराबर है, वो कूलम्ब्स लॉ जो है दैट इज एफ इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन 0 को अगर यहां पे ले लेंगे तो ये बनेगा Q1 Q2 डिवाइड बाय f और साथ में बनेगा r स्क्वायर, छोड़ दीजिए 1/4 पाई को। अब यहां पे Q1 Q2 तो कूलम्ब स्क्वायर बनेगा और यहां पे बनेगा पर न्यूटन और बनेगा पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है दैट इज एक्चुअली द यूनिट। अब अगर इसका यूनिट देखेंगे ऊपर वाले का तो वो भी तो वही होगा ना यूनिट, तो इसका भी यूनिट वही है, इसलिए वो यूनिट दोनों कैंसिल आउट होंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये नो यूनिट्स है। बीइंग एज रेशो, क्योंकि वो रेशो में लिया जाता है, याद रखना जो रेशो में होता है उसका यूनिट नहीं होता है ना, अगर डिफरेंट होता तो तब तो बात बनती। अब के यहां पे हमारे पास है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है या तो रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, तो ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर मैं आपको और एक चीज बताऊंगा और एक डेफिनेशन बताऊंगा, ये जो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम है ना, इसको भी हम लोग रेशो मान सकते हैं और इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, तो यही बात। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन है ना, ये इसको ये तो मीडियम का है, ये मीडियम का एप्सिलॉन है हमारे पास, परमिटिविटी है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये तो एक तो मल्टीपल होगा ये के और साथ में ये एप्सिलॉन 0, तो ये हमारे पास बनेगा मीडियम का परमिटिविटी। एक तो हमारे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए और साथ में एप्सिलॉन 0 पता होना चाहिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको गिवन होगी कभी भी। एफ मीडियम अगर देखेंगे तो एफ मीडियम किसके बराबर होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय KR स्क्वायर। अब आप बताइए यहां पे कैसे आ गया ये, देखो समझने वाली बात है। अगर आपको मैंने बोला कि जो हमारे पास मीडियम जो होता है ना,
मीडियम में अगर हम कोलंबस लॉ को लिखेंगे तो 1/4πε लिखेंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये सीधी सी बात है ना, 1/f मीडियम देखो किसके बराबर होगा, f मीडियम होगा 1/4π। लेकिन ये जो एप्सिलॉन है ना, अब उसको मैं एक नए कलर से आपको दिखाऊंगा। देखो ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन किसके बराबर है? ये एप्सिलॉन हमारे को यहां पे दिया गया है, दिस इज नोन एज एप्सिलॉन m, यानी एप्सिलॉन मीडियम। ये तो मीडियम की बात है। अब ये किसके बराबर है? इसको हम लोग लिखेंगे k एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसी को हमने यहां पे लिखा है 1/4π एप्सिलॉन 0 अलग लिखा, Q1 Q2 और उसी के साथ k आर स्क्वायर ऐसे लिखा। इसको हम लोग मीडियम की बात करेंगे, तो ये हमारे पास मीडियम का आ जाएगा। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो इसी मजे के साथ साथ हम लोग आपको ये भी बात बता रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उनको ये चीजें सामने नहीं पहुंचती है। तो आपके एक शेयर से ये चीज जो है उनके सामने पहुंच जाएगी और उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल यहां पे करते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जड स्फीयर्स? अगर दो चार्जड स्फीयर्स हमारे पास है, सपोज ए चार्जड स्फीयर है, दूसरा चार्जड स्फीयर है, यहां पे स्मॉल चार्जड स्फीयर्स है और इनका जो चार्ज है याद रखना, एक का Q1 है, तो हम लोग इसको मान लेंगे ये हमारे पास है 2 × 10⁻⁷ कोलम, देखो कोलम में है, और दूसरा चार्ज जो है दैट इज Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कोलम। और इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है। देखो पहले डाटा को समझना आपको। अब आप मुझे बताइए ये प्लेस्ड किसमें है? अकॉर्डिंग ईयर। ये तो ईयर की बात है। देखो समझो बात को, हम लोग ईयर में याद रखना कि जो हमारे पास फोर्स होता है ना, मैंने तो वैक्यूम की बात की, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा 1/4π एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q1 Q2 डिवाइडेड बाई KR स्क्वायर। देख लीजिए KR स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ पे K क्या है? एक तो रिलेटिव परमिटिविटी है। ये रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ये 1 के बराबर होती है, लेकिन किसमें? इन ईयर में। याद रखना इन ईयर में। तब तो ये हमारे पास लॉ जो है ये लगभग किसके बराबर आएगा? ये तो आएगा वैक्यूम की ही बात आ जाएगी ना, वैक्यूम की ही बात, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप बताइए हमारे को ये जो 1/4π एप्सिलॉन 0 है, ये तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ये जो हमारे पास है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ उसके बाद Q1 हमारे पास चार्ज है, वो हमारे पास है 2 × 10⁻⁷ इंटू उसके बाद दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, आप बताइए आर स्क्वायर हमारे पास है, तो वो तो है 30, लेकिन सेंटीमीटर अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² को मल्टीपल करते हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहां पे क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 9 × 2 × 3, इन चीजों को हम लोग जोड़ देंगे इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁷ और 7 तो 14 बनेंगे, डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा जरा बताइए? ये तो 900 बनेगा ना, इंटू 10⁻⁴ बनेगा। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहां 9 है, 2 है, 3 है, उसके बाद इंटू 10⁻⁵ इंटू साथ में ये जो हमारे पास -4 है ये तो प्लस ऊपर जाएगा। यहां पे कितना रहेगा? ये तो बनेगा 9 × 10 का स्क्वायर। फिर बताइए यहां पे हम लोग 9 और 9 को कैंसल आउट करेंगे, 2 3 तो 6 बनेगा, इंटू 10⁻⁵ इंटू साथ में रहेगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻²। तो बताइए किसके बराबर आएगा? 6 × 10⁻, 5 और 2 तो हो गए 7 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना आएगा? 6 × 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 6, उसके बाद 10⁻3, 10⁻3, ये हमारे पास आएगा फोर्स। इतने न्यूटन हमारे पास फोर्स होगा इन दो चार्जेस के दरमियान। ये हमारे पास चार्ज मिलेगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी, बहुत ही आसान बात है। चलिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल थी ये, इससे टॉप हमने अपने वीडियोस में बताए हैं। परमिटिविटी क्या होती है? देखो परमिटिविटी को डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एटॉमिक चार्ज, जो एटॉमिक चार्ज होती है ना इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल में जो टेंडेंसी होती है एटॉमिक चार्ज की,
टू डिस्टॉर्ट, खत्म करना किसको, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एलो नहीं करता है, उसकी टेंडेंसी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। अगर बात समझ नहीं आई तो मैं फिर से बताऊंगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वो खत्म करेगा कौन, इंसुलेटिंग मटेरियल, उस टेंडेंसी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। लेकिन वो किसमें होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल में। या तो हम ऐसे कहेंगे, हाउ मच ए गिवन सबस्टेंस परमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, देखो चार्ज याद रखना, जो चार्ज होता है अगर पॉजिटिव होगा तो वो कंफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड बनाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एलो करना और इसको क्या करना, ब्लॉक करना। जो सबस्टेंस परमिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को टू पास थ्रू देम, कितना वो उसको पास करने की इजाजत दे रहा है, उस टेंडेंसी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। आप समझो बात को। अगर मैं आपको ऐसे कहूंगा, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, यानी वो एक अपोजिंग फोर्स होता है जिसके जरिए करंट ब्लॉक हो जाता है। परमिटिविटी जो है ना, ये भी एक एनालॉजी जैसा है उसी तरीके का, लेकिन ये किसको ब्लॉक कर रहा है, ये ब्लॉक करंट को नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक किसको करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को। अगर मान लीजिए कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ज्यादा ब्लॉक करेगा, ज्यादा एलो नहीं करेगा, तो उसमें परमिटिविटी ज्यादा है। अगर मान लीजिए कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ज्यादा एलो करेगा, ज्यादा पास करने देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे उसमें परमिटिविटी कम है। तो ये वो टेंडेंसी होती है एटॉमिक चार्ज की किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल में टू डिस्टॉर्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको खत्म कर देता है। इसीलिए ये परमिटिविटी जो होती है हर मीडियम, ये परमिटिविटी देख लीजिए, एप्सिलॉन जीरो जो है ना, एप्सिलॉन जीरो हमारे पास किसकी परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है बेटा किसकी, ये है हमारे पास वैक्यूम की। इसका जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो किसके बराबर, यूनिट किसके बराबर है, ये होता है, देखो फोर्स है। उसके बाद फिर से देखेंगे, यहां पे मैं फिर से आपको कोशिश कर रहा हूं यहां पे बताने की, फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास एफ है, फिर यहां पे 1/4πε0, उसके बाद Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन जीरो जो है वो हमारे पास Q1 Q2/4π, उसके बाद एफ आ जाएगा, उसके बाद r²। तो यूनिट क्या रहेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ऊपर भी मैंने आपको ये बताया था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल के लिए और एक वीडियो में आपके सामने लाऊंगा और उसमें हम लोग कुछ और बातें डिस्कस करेंगे जिसके जरिए आपको और ज्यादा नॉलेज मिलती रहेगी। तो रिमेंबर, परमिटिविटी क्या होता है, ये कितना अलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, जो मटेरियल होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।